host for the evening, Captain Vipul Chaudhary. Welcome to today's episode of Value Talks. Today we have with us as our guest Jitendra Chaudhary, who is in MBA Finance, a SEBI registered investment advisor, uh, a qualified finance professional from the Reliance Academy, and IRD and AMFI certified financial advisor. Today's talk would be about debt funds as to how they operate, what are the risks, how the risks can be mitigated, and what can be done to make safe investments in debt funds. Welcome on the show, Jitendra, and welcome everyone else on the show. Good evening to all. Excited to be here today. Before you start with the talk, Jitendra, a very small brief about Value Talks. Value Talks is a initiative started by self, Colonel Pocher, and Major Jayesh Verma Shaurya Chakra. We are trying to spread advisory and awareness about finance, real estate, and officers transitioning into any corporate. You can join our Telegram channel. That's our Telegram group. You'll find the link in the chat box, and also have a look at our YouTube channel wherein you can view the older talks which have been uploaded there. Again, the link has been provided in the chat. Now we'll start with the talk in the talk. Okay. So Jitendra, let's start by, if you could just give us a brief about what exactly debt funds are. So debt funds, basically most of the people understand what equity funds are because they are being showcased and advertised at a great level. So there you'll see a lot of ads coming in the TV, newspaper, everywhere. So equity mutual fund क्या होता है ये तो सब जानते हैं, but mutual fund सिर्फ equity नहीं होता. There are other asset classes also wherein these mutual fund companies invest. So one of them and very prominent one is debt. In fact, अगर equity और debt का देखा जाए तो debt as a instrument, as a investment asset class ज़्यादा बड़ा एवेन्यू है compared to equity. तो डेट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, आपके ट्रेजरी बिल्स हो गए, जहाँ पे आपको पता होता है कि ये ब्याज मिलेगा, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और इतने टेन्योर में मिलेगा, मतलब उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेच्योरिटी डिफाइंड होती है. तो ये एएमसीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरीके के पोर्टफोलियोज को बनाती है जहाँ पे उन्हें पता होता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है और कितने टेन्योर में मिलेगा. तो उनको डेट फंड्स कहा जाता है, जिनका मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता. इनडायरेक्टली में भी इम्पैक्ट हो सकता है, बट डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता. तो शेयर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, डेट फंड्स जनरली उसको कोरिलेट नहीं करते. तो और डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं. तो जिन इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट बहुत एग्रेसिव नहीं होता है, जिनको लगता है कि हम लोग मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं सहन कर सकते, मतलब मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उन सब चीज़ों को हम नहीं कर सकते, और उनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन भी अगर छोटा होता है, मतलब लेस देन 5 years, तो वो इस तरीके के एवेन्यूज को एक्सप्लोर करते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं. मार्केट की वोलेटिलिटी से शायद डेट फंड्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता हो, लेकिन अगर आरबीआई के द्वारा ब्याज दर ऊपर नीचे की जाती है उससे क्या फर्क पड़ता है? जनरली ये देखा गया है कि डेट फंड्स अलग अलग तरीके के होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो कोरिलेट करते हैं और इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट के साथ काम करते हैं. कुछ ऐसे हैं जो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. तो मार्केट में अगर इकोनॉमी में अगर आरबीआई रेट इंक्रीज करता है तो उनका जो क्या कहते हैं रिटर्न है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वाइस वर्सा, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो वो महंगा होना शुरू हो जाता है, मतलब फिर रिटर्न बढ़ जाता है. तो जनरली होता है बॉन्ड फंड्स के साथ. तो वो जी, ये फर्क कैसे होगा कि कुछ फंड जो है वो ब्याज दर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होंगे? जैसे कि फ्लोटिंग रेट फंड्स होते हैं, वो फ्लोटिंग रेट के हिसाब से, मतलब जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में चल रहा है उसके साथ इन सिंक होते हैं. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनका भी रिटर्न बढ़ता है, और अगर वो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो उसका भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा. वहीं अगर आप कंपेयर करोगे बॉन्ड फंड्स के साथ, तो जनरली बॉन्ड के साथ क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस घटता है, और अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड महंगा हो जाता है. तो वो इन्वर्सली चलते हैं. इसमें भी फर्क है, फ्लोटिंग रेट डेट फंड डेट जी अलग है जी और फिक्स्ड डेट या बॉन्ड्स अलग है?
बिल्कुल काफी सारी कैटेगरीज होती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन 7 या 8 तरीके के डेट फंड्स होते हैं। उनके अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स की मेच्योरिटी और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी फंड्स होते हैं। जी जी ये फाइनेंस वाले तो होते हो, ये मतलब मार्केट वाले सीधे सीधे लड्डू और जलेबी क्यों नहीं बनाते, हर चीज को रसमलाई और उसमें इतना घुसा दिया, और व्हाई इज इट सो कॉम्प्लिकेटेड, हाउ डू दीस डेट फंड्स वर्क देन? कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाते नहीं। अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे उनके बारे में तो बहुत क्लियर है। सिर्फ दो ही चीजें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। पहला तो होता है रेटिंग्स क्या है, क्रेडिट रेटिंग्स जिसे कहा जाता है। मतलब किस फंड को किस हिसाब की जो इंस्ट्रूमेंट है उनको रेटिंग क्या मिली है। तो AAA से लेके CD तक भी जाती है रेटिंग्स। तो जितनी अच्छी रेटिंग्स होंगी, जैसे AAA अच्छी रेटिंग मानी जाती है, तो जिसमें ज्यादा AAA या AA प्लस टाइप की रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट होंगे वो उतने ही सिक्योर होंगे। तो पहले तो रेटिंग चेक करनी है। दूसरा उसमें ये चेक करना है कि इनके जो अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी मेच्योरिटी कितनी लंबी है। तो जितना लंबा क्या कहते हैं मेच्योरिटी होगा उतना ही चांसेस होंगे डिफॉल्ट के। अब मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे उधार लिया है और आपने मुझे 1 हफ्ते का उधार दिया है। तो और मेरी मेरी इंटेंशन क्लियर है कि हाँ मुझे वो पैसा वापस करना है। तो हफ्ते भर का अगर मैंने उधार लिया तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट कम होंगे, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही मुझे पैसे लौटाने। तो मैं भी जब उधार लूंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हूँ कि 7 दिन बाद मुझे पैसा वापस करना है, तो मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखूंगा। बट अगर यही आपने मुझे 5-6 साल के लिए उधार दिया है, और 5-6 साल में कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं भी बैंकरप्ट हो सकता हूँ, सिचुएशन वर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेरी नीयत खराब हो सकती है। तो हो सकता है जितना लंबे टेन्योर के लिए मैं पैसा ले रहा हूँ उसमें डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उनकी रेटिंग अच्छी है या खराब है, पहली चीज। और दूसरा, इनकी मेच्योरिटी कितनी लंबी है। तो अगर बहुत लंबी मेच्योरिटी का मैंने प्रोडक्ट ले लिया या बहुत लंबी मेच्योरिटी के डेट फंड में मैंने पैसा डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो रिस्क हमेशा रन करेगा डिफॉल्ट का, इंटरेस्ट का ना मिलने का, जो कि हमने कई चीजों में नोटिस भी किया। कोविड के टाइम पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, काफी अच्छे अच्छे फंड मैनेजर फेल हुए। काफी सारे कंपनीज के पोर्टफोलियो सेग्रीगेट हो गए, जो कि हो सकता है हमारी ऑडियंस में भी काफी लोगों ने उस चीज को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली झेला होगा। तो बेसिकली अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो दो चीजें देखनी है। एक, क्रेडिट रेटिंग्स जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, हर फंड अपनी क्रेडिट रेटिंग्स अपनी इंस्ट्रूमेंट्स की शेयर करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट है। दूसरा, अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स की मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी जितनी कम हो उतना ही सेफ रहता है, जितनी मेच्योरिटी लंबी होगी उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ता है डिफॉल्ट का। बस ये सिंपल इतना याद रखना आपकी आपकी दो बातों को दोहरा रहा हूँ वापस से। है। जी एक, जितना उस डेट फंड्स के पास में जो उसने जो अपना इकट्ठा कर रखा है अलग अलग डेट को, जी उनका हमें ये देखना है कि क्रेडिट रेटिंग क्या है। जी और दूसरा ये देखना है कि उनकी मेच्योरिटी, मतलब वो कितने टाइम बाद मेच्योर होगा उनका कूपन, ताकि हमें ये रहे जी कि उसमें हम कितना लंबा रिस्क ले रहे हैं। हाँ, मतलब इसको और ऐसे कह सकते हैं कि जितनी जल्दी रोल ओवर होता रहेगा उतना ही पैसा लिक्विड रहेगा और सेफ रहेगा। जितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेगा उसमें उतने ही पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डेट फंड ऑल्सो। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए तब जाना चाहिए जब बिल्कुल आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। जनरली शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड टाइप के ऑप्शन इज सफिशिएंट इनफ। आएंगे उस चीज पे भी, मैं आगे उस चीज को भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से फंड किस किस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करने चाहिए। बट मोटा मोटा जैसे आपने कहा कि कंफ्यूज को करते हैं, लड्डू को लड्डू और जलेबी को जलेबी क्यों नहीं रखते, तो ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। मतलब इतना बड़ा एवेन्यू है कि आप इसको सिर्फ एक हेड में नहीं रख सकते। आपको मेच्योरिटीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपके अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे उनको डिफाइन करना पड़ता है। मतलब है ना, घोड़े घोड़ों की जगह पे जाएंगे, गधे गधों की जगह पे जाएंगे, और खच्चर खच्चर की जगह पे जाएंगे। तो सेग्रीगेशन जरूरी है। और ये सेग्रीगेशन पिछले कुछ सालों में बहुत ही डिफाइंड हो गया है, जब से कुछ झटके लगे हैं डेट मार्केट में भी, डिफॉल्ट हुए हैं, काफी सारी स्कीम्स बंद हुई हैं। उसके बाद सेबी ने बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया कि भैया आप स्कीम की नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ा दो, बट बहुत क्लियरली डिफाइन कर दो कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए और ये किसके लिए। जिससे जिसको भी इन्वेस्ट करना है उसे क्लियरली पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस एवेन्यू में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसका रिस्क और रिटर्न किस हिसाब से रहेगा। थोड़ा सा टच अपॉन करते हैं, सिंस यू सेड अबाउट डिफॉल्ट्स की भाई डिफॉल्ट्स हुए ये सब। व्हाट इज दैट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन व्हिच इज अ वेरी बिग एंड रिनाउंड asset management company, and they had a default in terms of there was a crisis.
they suddenly stopped 6 of their funds and they said they refused to liquidate the assets. तो उसमें क्या हुआ था? What was the challenge there? देखिए बेसिकली हुआ ये था कि जब आप ज्यादा चालाकी दिखाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो चालाकी दिखाई जा रही थी और चालाकी ऐसे दिखाई जा रही थी कि जो लो रेटिंग्स के इंस्ट्रूमेंट थे उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो बेसिकली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और ये जो कैटेगरीज होती हैं इनमें डिफाइंड होता है कि आपको किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना है, उनकी क्या मेच्योरिटी होनी चाहिए। जी, ये डिफाइन कौन करता है जितिन? ये ऑब्वियसली जो रेगुलेटर है उसने डिफाइन कर रखा है। सेबी इज दी रेगुलेटर, वो डिफाइन करके रखता है कि अगर आप किसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, कैटेगराइजेशन किया ही इसीलिए गया है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का फंड मैनेज कर रहे हैं तो उसकी जो पोर्टफोलियो है वो उसकी कैटेगराइजेशन के हिसाब से होना चाहिए, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने कहा है कि हम लिक्विड फंड मैनेज कर रहे हैं तो लिक्विड फंड के लिए एक क्राइटेरिया है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब लिक्विड फंड के अंदर 15 साल का इंस्ट्रूमेंट नहीं डाल सकते जिसकी मेच्योरिटी 15 साल बाद होगी, या आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 3 साल आगे का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं डाल सकते जिसकी मेच्योरिटी 3 साल बाद होनी, क्योंकि वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट ये सब चीजें अब मैं इसको बहुत सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली जो इनके फंड मैनेजर थे बहुत अच्छा कर रहे थे काफी सालों से, और रिटर्न के नाम पे अगर देखा जाए तो फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और ये जो लो ड्यूरेशन फंड से अपनी कैटेगरी के टॉप फंड्स में आते थे। और जनरली देखा ये गया है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा जब भी फंड सिलेक्शन करता है तो ज्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ रिटर्न को कहीं ना कहीं अपने क्राइटेरिया में रखता है कि मुझे रिटर्न देखना है, जिसका रिटर्न बेस्ट है मैं उसके साथ जाऊंगा। तो काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ परफॉर्मेंस देख के फ्रैंकलिन के इन 6 डेट फंड्स में पैसा डाला। हमारे भी कुछ क्लाइंटों ने डाला, बट ऑब्वियसली सब कुछ नहीं डला था, कुछ पोर्शन वहां गया था। अब फंड मैनेजर ने क्या किया था, बहुत स्मार्ट प्ले कर रखा था उसने। जो डेफिनेशन थी अपने फंड्स की कि मेरे को किन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है, उससे बाहर जाके एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए थे जिनका रेट ऑफ रिटर्न तो जाता था बट रेटिंग्स अच्छी नहीं थी, जिनके डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा थे। अब हुआ वही, जैसे कोविड आया तो एकदम से मार्केट से लिक्विडिटी चली गई। जितने भी इनके लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स थे उन पे रिडेम्पशन प्रेशर की वजह से वो पहले रिडीम हो चुके थे। मतलब जो पेपर इनको बेसिकली जो डिबेंचर्स या जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स जो हैं, वो पहले ही लिक्विडेट हो चुके थे। अब इनके पास बचा वो पोर्टफोलियो जो इलिक्विड था, जिससे पैसा निकालना आसान नहीं था, जो बिक नहीं सकता आराम से। मतलब मान लीजिए मैंने किसी को उधार दिया और उसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं उससे जिस दिन पैसा मांगू मुझे उस दिन दे सके। हाँ, दे देगा वो मुझे, बट उस दिन नहीं देगा जिस दिन मैं मांगूंगा, वो उस दिन देगा जब उसके पास होगा। तो उस पोर्टफोलियो में भी यही हुआ। मैं इनफैक्ट आपको एक बड़ा ही सुंदर सा एक डायग्राम भी शो करूंगा कि कितना वेरिएशन था। मतलब ऑलमोस्ट जो होना चाहिए था उससे 3 गुना 4 गुना का वेरिएशन कर रखा था फंड मैनेजर ने, सिर्फ रिटर्न अच्छा करने के लिए। तो वो बदमाशी जब उसने की तो एकदम से ये जैसी क्राइसिस आया, लिक्विडिटी मार्केट से गई, तो उनके पास लिक्विडिटी नहीं बची, मतलब उनको रिडीम करके पैसा निकालने की। तो इसीलिए उन्होंने वो अपने 6 फंड को वाइंड अप करना पड़ा। तकरीबन 1.16 लाख करोड़ का टोटल अमाउंट था जो लोगों का इन्वेस्टेड था विद रिटर्न्स, जो अब पिछले 2 साल में उन्होंने टुकड़ों में धीरे धीरे करके पे किया है। अब ऑलमोस्ट 99% सेटल हो चुका है। बट फिर भी जिन लोगों का शॉर्ट टर्म का पैसा था उनको 2 साल तक वेट करना पड़ा उस पैसे को वापस लेने के लिए। अब इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके 2 मिनट लेके एक बड़ा ही ग्राफिकल अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ फ्रैंकलिन का, कि उन्होंने बेसिकली कहाँ पे शरारत की थी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बेसिकली मनी कंट्रोल ने छापा था अपने एक आर्टिकल के अंदर, क्रिसिल के द्वारा बनाया हुआ। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो मिडिल में आपको कैटेगरीज दिखाई दे रही है कि फंड की जो स्कीम्स है उनकी क्या कैटेगरी थी। जैसे क्रेडिट रिस्क फंड थे, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स थे, लो ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। ये 6 कैटेगरी के फंड थे फ्रैंकलिन के, जिनपे ये लिक्विडिटी प्रेशर का असर पड़ा। आइडियली इनके अंदर जो आपकी लो रेटेड एसेट होनी चाहिए वो इस रेशियो में होनी चाहिए जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, मतलब 10%, 19%। बट उसके एवज में फ्रैंकलिन 32%, 31% इन्वेस्टमेंट करके बैठा था। सिमिलरली डायनेमिक बॉन्ड फंड के अंदर लो रेटेड 3%, 4% होना चाहिए, वो 36%, 36, 39% इन्वेस्ट करके बैठा था। मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मतलब जो उसको सेबी की गाइडलाइंस या जो रेगुलेटर ने बोला था उसका ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा पैसा वो वहां रख के बैठा है। तो ऑब्वियसली जब कोई भी चीज आप लिमिट से ज्यादा बाहर जाके करोगे तो वो बैकफायर करेगी। अब इतना एक्सपोजर होने की वजह से क्या हुआ, जैसे ही रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ा तो इनको
सिंस ये लिक्विड कर नहीं सकते थे, पैसा निकल नहीं सकता, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी स्कीम को बंद करके फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योरिटीज आती रही वैसे वैसे फिर जनता का पैसा वापस करना पड़ा। बट काफी इनकी गुडविल खराब हुई इसकी वजह से। और जो इनके फंड मैनेजर थे वैसे। जी जी। Did regulator take any action against them? अभी भी लीगल कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बट अल्टीमेटली पैसा मिलना था जनता का, वो मिल गया है। वो तो चलता रहेगा, मतलब वो लीगल फाइट तो पेनल्टीज वगैरह भी लगी काफी सारी, एक्शन लिया गया, मतलब सिंस द रेगुलेटर इज देयर, सो इट वाज नॉट इजी फॉर देम टू जस्ट कम आउट ऑफ इट क्लीन हैंडेड। तो वो अच्छी खासी इनको चपत लगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी गुडविल बहुत खराब हो गई इस छोटी सी चीज के। अच्छा, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो बाकी लोग थे, जो बाकी फंड मैनेजर्स थे, उन्होंने अपने आप को सुधार लिया। मतलब उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अगर कुछ इस तरीके की बदतमीजियां कर रखी थी, तो उन्होंने एटलीस्ट वो करेक्टिव मेजर्स लेके अपने पोर्टफोलियो को सुधार के वापस से गुड क्वालिटी पेपर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया पिछले ऑलमोस्ट 2 साल में। तो उससे इन्वेस्टर का एटलीस्ट फायदा हो गया कि अब इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। बट हाँ, हमें कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, कैवेट एम्प्टर के बायर बीवेयर, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगली बारी कभी ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में जहां रिटर्न बहुत अमेजिंग दिख रहा हो, तो एटलीस्ट ये एक रियलिटी चेक कर लें कि कहीं वो भी तो इसी तरीके का प्ले अराउंड नहीं कर रहे चीजों के साथ। वंडरफुल। मुझे एक बात और बताएं इसके अंदर कि ऐसा क्या ये डेट फंड्स जो है ये बहुत पुअर क्वालिटी डेट में भी पैसा लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जो बेसिकली। जी, सी रेटिंग्स या जो नीचे वाली रेटिंग्स के जो है उसमें भी ये इन्वेस्ट करते देखिए बेसिकली अगर रेटिंग्स को समझे ना, रेटिंग्स और रिटर्न जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जितनी बुरी रेटिंग होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसकी क्रेडिट रेटिंग या सिबिल अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको जो अगर लोन लेना है या उधार लेना है किसी से, तो उसे महंगा मिलेगा। सिमिलरली कंपनीज में भी ऐसी होता है, जिसकी रेटिंग जितनी अच्छी होगी उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे उसके बिकॉज ऑफ द रेटिंग्स उसका क्या कहते हैं, क्रेडिबिलिटी अच्छी है। और क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली उसको उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता जितना एक छोटे प्लेयर को देना पड़ता है। तो कई बार ये फंड मैनेजर्स थोड़ा अपने रिटर्न्स को इन्फ्लेट करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं कि कुछ एक्सपोजर, मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट करने, तो 10 रुपए ऐसी कंपनियों को उधार दे दिया जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले। रेटिंग्स उनकी अच्छी नहीं है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रहे हैं, तो उस तरीके के पेपर्स खरीद के रख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए अपने जो पीयर ग्रुप है, जो अपने कंपिटिटर्स हैं उनसे, कि देखिए XYZ जो डेट फंड है उसका रिटर्न 2% है और हमारा 4 आ रहा है। अब वो 4 जो आ रहा है वो 2% इसलिए क्योंकि उसने बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रखा है अपना फंड। अगर ये चीजें मैनेज हो जाए अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या होता है ना, जैसी सिचुएशन 2 साल पहले आई वैसी कभी भी आ सकती है, तो बैकफायर भी कर जाता है। बहुत सारी कंपनी बंद हुई, बहुतों ने डिफॉल्ट किया, किसी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया, किसी ने कैपिटल भी नहीं दिया। तो ऐसी हैं? हरकतें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जो रिटर्न टारगेट कर रहे हैं डेट फंड से, और जो हमें प्रॉमिस किया जा रहा है या जो हम पास्ट परफॉर्मेंस पे देख रहे हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है। क्या वो जेन्युइनली मैनेज्ड है या वो इल मैनेज्ड है। हल्के पेपर्स लेके कम रेटिंग वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके तो नहीं वो रिटर्न निकाला जा रहा है। और वो चेक करना बहुत इजी है। आप अगर रेटिंग समझ लो और रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग्स जाके चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा पोर्टफोलियो किस तरीके का बना हुआ है। बहुत एग्रेसिव है या मॉडरेटली एग्रेसिव है, या मतलब डेट फंड में जैसा कंजर्वेटिव होना चाहिए वैसा है। हमें रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं टारगेट करना चाहिए डेट फंड्स को, क्योंकि डेट फंड्स अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे सिर्फ कंपेयर करेंगे तो इस तरीके की गलतियां होना वाजिब हैं, जो फ्रैंकलिन के साथ काफी लोगों ने करी और बहुत लोगों का पैसा फंसा रहा। ओके। अब देखिए, मैं आपसे जो बात पूछना चाहूंगा वो ये है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट और इसमें बहुत सारे ऑडियंस भी जो है वो आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स होते हैं। जी और ये जब पूरी जिंदगी अपनी मेहनत करके 20-30 साल 35 साल की एक ईमानदारी और देश सेवा की नौकरी करके बाहर आते हैं, तो गवर्नमेंट इनको इनका रिटायरमेंट फंड देता है। जी क्या आप ये सलाह देंगे कि वो अपना रिटायरमेंट फंड का कुछ हिस्सा जी। डेट फंड्स में, इज इट सेफ फॉर देम?
See, safety depends entirely on the way you're designing and creating your portfolio. So if you're going aggressively only into a single asset class, that increases your risk. तो ज्यादा अगर इक्विटी कर दिया तो वो भी रिस्क है, ज्यादा एफडी में पैसा डाल दिया वो भी रिस्क है, ज्यादा किसी ऐसे डेट फंड में डाल दिया जहाँ पे अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग अच्छी नहीं है तो वो भी रिस्क है. तो बेसिकली होता ये है कि विद माय 17 years ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज हम लोग ना कहीं एक या दो एसेट क्लास को पकड़ के चलते हैं हमेशा. या तो सारा पैसा रियल एस्टेट में डला होगा या सारा इक्विटी शेयर्स में डला होगा, नहीं तो वो बैंक के अंदर एफडी के अंदर ही पड़ा होगा. हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें बैकफायर करता है. हमें हर एसेट क्लास को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए. हमारे पास रियल एस्टेट भी होनी चाहिए अगर हम अपने लिए कुछ लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं. अगर हम इक्विटी भी होना चाहिए, बट इक्विटी एंड रियल एस्टेट आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. वो आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए नहीं करते हैं. आज अगर आप कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वगैरह या म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, इक्विटी या रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि आप कम से कम 10 साल उसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं. बट हर पैसा ऐसा नहीं है जो 10 साल के लिए रखा जा सकता है. यू कांट सेट असाइड एंटायर मनी फॉर 10 years और 15 years और 20 years. कुछ पैसा ऐसा भी होगा जो आपको 6 महीने में जरूरत पड़ सकती है, 1 साल में जरूरत पड़ सकती है, 3 साल बाद जरूरत पड़ सकती है, जिसका टाइम होराइजन शॉर्ट से मीडियम है, मतलब 6 महीने से लेके 3 साल के बीच में है. उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा है. रीजन बीइंग के एक तो आपको 100% लिक्विडिटी देता है. लिक्विडिटी ऐसे कि मान लीजिए आप एफडी करते हैं तो एफडी में कहीं ना कहीं लॉक इन है, आप उसको तोड़ तो सकते हैं बट प्रीमेच्योर पेनल्टीज लगती हैं उसके अंदर. तो अगर आपने 1 साल की एफडी कराई या 3 साल की एफडी कराई, आपने बीच में तोड़ा, तो वो आपके इंटरेस्ट में से 1% काट लेगा पहली चीज, जो कि यहाँ नहीं है. आप पैसा डालिए, आपको कभी भी निकालना है, कोई भी आपकी जरूरत है तो 100% लिक्विडिटी है. कोशिश ये करिए कि ज्यादा एग्रेसिव डेट फंड्स में ना जाए जिनके जो अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट हैं वो लॉन्ग टर्म हो, तो उससे बच के रहिए. अगर आप मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए डाल रहे हैं तो आप ऐसे ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड टाइप की कैटेगरीज में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे आपने कहा कि आपके काफी सारे क्लाइंट्स फौजी हैं और उनको रिटायरमेंट का कॉर्पस मिलता है. अब जब भी लमसम पैसा मिलता है ना, तो उसके साथ इशू ये आता है कि आपको एकदम से एवेन्यूज नहीं मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए कि अच्छा आज मेरे पास पैसा आया तो कल मैं सारा का सारा डिप्लॉय कर दूंगा. दिस डिप्लॉयमेंट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. कुछ आज डलेगा, कुछ 1 महीने बाद डलेगा, कुछ 2 महीने बाद डलेगा. एंड ऑब्वियसली अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो वो एक साथ आप वैसे भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे आज 50 लाख रुपए मिल जाए और मैं सोचता हूँ कि मैं एक रियल एस्टेट खरीदूंगा और थोड़ा सा पैसा इक्विटी में डालूंगा, तो मैं एकदम से डिसीजन नहीं ले पाऊंगा. मतलब ऐसा नहीं कि आज मेरे पास पैसा है तो कल प्रॉपर्टी रेडी मेरे पास खड़ी होगी या इक्विटी फंड में मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी एक ही दिन में पैसा डालने की. सो दैट वुड ग्रेजुअली हैपन. मान लीजिए रियल एस्टेट खरीदना है, 6 महीने का टाइम है, तो आप डेट फंड में पार्क करके रख सकते हैं रादर देन कीपिंग इट इनटू अ सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट से ऑब्वियसली आपका रिटर्न बेटर रहेगा. रिटर्न के अलावा टैक्सेशन बेटर हो जाती है क्योंकि वो आपको बेनिफिट मिलते हैं कुछ उसके अंदर डेट फंड में इन्वेस्ट करने के, जो कि मैं शेयर करूंगा. और उसके अलावा मान लीजिए आप इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं. मैं काफी यूज करता हूँ डेट फंड्स को, ऐसे कि मेरे काफी क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं इन डेट फंड्स के अंदर और फिर वहां से हम लोग रेगुलर बाइंग करते हैं इक्विटी के अंदर रादर देन लमसम इक्विटी. वी डू सिस्टमेटिक ट्रांसफर्स. तो हर हफ्ते हर महीने हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके इक्विटी में डालते हैं. तो उसके लिए डेट फंड बहुत अच्छा एवेन्यू है कि आपने एक जगह पार्क कर दिया और वहां से धीरे धीरे सिस्टमेटिकली चीजें आगे बाइंग मोड पे जा रही हैं उस एसेट क्लास में जहां पे वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट होता है. मैं इसको और फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर क्लैरिफिकेशन आपसे ही मांगूंगा जी कि मान लीजिए एक आर्म फोर्सेस ऑफिसर जो रिटायर होकर आए, उनको भारत सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपया दिया. जी तो क्या आप ये सलाह देंगे कि उस 1 करोड़ का जब एसेट एलोकेशन वो कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं अलग अलग एसेट क्लासेस जी या अलग अलग पेड़ पर जब वो डाल रहे हैं, तो उसमें से 30-40 लाख रुपए वो डेट फंड में डालें और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, वो डेट फंड में डालें ताकि उनको एक सेफ इंस्ट्रूमेंट मिले जिसमें जी लिक्विडिटी है. अगर जी उन्हें आवश्यकता पड़े तो पैसा निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज लिक्विडिटी है, उन्हें एक रेगुलर इनकम उनकी पेंशन के साथ में एडिशनली मिलती रहे. जी जो डेट जो ब्याज जो है वो उसको विड्रॉ करते रहे ताकि उनकी जो रिटायर्ड लाइफ है वो एक कंफर्टेबल रहे और उनको कैश फ्लो की दिक्कतें ना हो, तो उनको जी बिल्कुल बिल्कुल. अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिक्कतें ना हो.
जी बिल्कुल। इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जिनको रिटायरमेंट का फंड मिला है, रिटायरमेंट का कॉर्पस मिला है, ये सभी के लिए। मतलब आपको कुछ पैसा हमेशा डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए। आप हमेशा सारा पैसा अपना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं डाल सकते। 20-30% लिक्विडिटी हमेशा पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। वो लिक्विडिटी आपको दो बेनिफिट देती है। पहला तो आपको क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन जो हमने 2 साल पहले नोटिस की। तो बेसिकली थोड़ी सी लिक्विडिटी पोर्टफोलियो में होने से क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा कि हम ना सिर्फ एक एसेट क्लास को लेके पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, हमें कहीं ना कहीं इन मल्टीपल एसेट क्लासेस को रखना पड़ेगा। रियल एस्टेट भी चाहिए, इक्विटी भी चाहिए, डेट भी चाहिए, फिर एफडीज भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एफडीज को आप 100% इग्नोर कर सकते, थोड़ा बहुत एफडी में भी होना चाहिए, पीपीएफ भी होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट मिला के गोल्ड होना चाहिए। तो जब आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाते हैं और एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग बनता है, रादर देन ओनली इन्वेस्टिंग इनटू अ सिंगल और मे बी टू एसेट क्लासेस के भाई मैं तो बहुत एग्रेसिव हूं और मैं तो सारा पैसा ना उठा के स्टॉक्स में डाल दूंगा। वो आपको बैकफायर करेगा। मान लीजिए सिचुएशन ऐसी आती है जैसी अभी 2 साल पहले आई कि मार्केट 37% 40 दिन में गिर गया और आपने अपना सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाला हुआ था। तो उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो एकदम से चॉप हो जाएगा, रेड हो जाएगा, एकदम से ही गिर जाएगा वैल्यूएशंस। बट अगर आपके पास कुछ डेट में है, कुछ गोल्ड में है, कुछ रियल एस्टेट में है, तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में शॉक ऑब्जर्विंग पावर आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट करने के लिए, मार्केट गिरा है मुझे पैसा डालना है, तो वो कहाँ से आएगा? वो मेरे लिक्विडिटी से ही तो आएगा जो मैंने मेंटेन करके रखी है। वो जो 20-30% मेरे पोर्टफोलियो के अंदर साइड में रखा है, जो मैंने रखा ही ऐसी टाइम के लिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो, या कोई अनसर्टेनिटी आएगी तो मैं उसे यूज करूंगा। और तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जब आपके पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी से इन द सेंस कि ऐसा पैसा जो आप कभी भी निकाल सकते हो, तो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स ज्यादा लंबे टाइम के लिए सस्टेन करती है। आप अपनी रियल एस्टेट को लंबे टाइम तक रखोगे, आप अपने म्यूचुअल फंड्स को लंबे टाइम तक रखोगे, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कुछ पैसा ऐसा है जो साइड में रखा है, वो मेरे शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। तो अगर कोई भी ऐसी जरूरत आई जहां पे मुझे कल ही पैसा चाहिए, तो मैं यहाँ से निकाल के उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ, rather than looking at my equity portfolio or maybe my real estate portfolio which are फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब जिसको मुझे आइडियली 10 साल 15 साल होल्ड करना चाहिए। तो आपकी बात से जो मुझे ब्रॉडली समझ आया है कि हाँ कुछ पैसा डेट फंड्स के अंदर सेफली मीडियम टू लॉन्ग जी टर्म भी रखा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। इस तरह के एवेन्यूज अवेलेबल। जैसे आपकी लॉक स्क्रीन में न्यूज आती रहती है और मॉडल्स आते रहते हैं, वो चाहिए। So we have these kind of revenues available. We do we have a complete list of all the debt funds with requirement wherein you can put in your 10 days money to your 10 years money into these different debt funds. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप ना डेट फंड्स की कैटेगरी को समझ के इन्वेस्ट करें। आप ब्लाइंडली डेट फंड्स नहीं इन्वेस्ट कर सकते कि आपका पैसा है जो कि आप 3 साल छोड़ सकते हैं, बट आपने उसको लिक्विड फंड में डाला हुआ है। लिक्विड फंड मतलब थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, बट ये इनके नाम है, जैसे लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हैं। इनकी मेच्योरिटी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो अगर आपका कोई लंबे टाइम का पैसा है जो आप 2-3 साल छोड़ सकते हैं, आप एफडी करने का सोच रहे थे उसकी 3 साल की, और एफडी के ऑल्टरनेट में आप डेट फंड सोच रहे हैं, तो आप लिक्विड फंड में नहीं डाल सकते, क्योंकि लिक्विड फंड की मेच्योरिटी होती है 1 दिन से लेके 91 दिन की। वहां पे ऑब्वियसली जब मेच्योरिटी छोटी है तो रेट ऑफ रिटर्न कम आएगा। बट आपका पैसा है 3 साल का, तो आप उस एवेन्यू में या उस डेट फंड में डालिए जहां पे आप 3 साल के रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली हम जहां पे क्लाइंट को हेल्प करते हैं, हम यही हेल्प करते हैं कि उनकी पूरी नीड को समझ के, कि उनको क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है आगे चल के, कब कब उनको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उस हिसाब से इन अलग अलग डेट फंड्स को हो या बाकी पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट्स हो, उनको अलाइन करके हम उन्हें सजेशन देते हैं कि आपको किस तरीके से सही सही फंड और सही कैटेगरी में जाना चाहिए। मैं अपना एक आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर हम ऑडियंस की तरफ जाएंगे। जी आप मुझे 3 मेन क्राइटेरिया बता दीजिए जिसके बेसिस पर अगर मुझे 30-40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए डेट फंड में डालने हो, सेफ हो, मुझे इमीडिएट पैसा नहीं चाहिए, बट मुझे सेफ्टी मेरा एक मेन कंसर्न रहेगा, मेरा पैसा किसी भी तरह से कुछ भी उस पर रिस्क नहीं आना चाहिए। तो ऐसा मैं क्या करूं कि मैं इस तरह के
देखिए, रिस्क फ्री तो कुछ नहीं होता है। जहां भी आप एक ऐसा रिटर्न टारगेट करेंगे जो कि आपके सेविंग अकाउंट से ऊपर है, मतलब वो 3%, 3.5% से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक डिग्री ऑफ रिस्क आएगा। मतलब 100% रिस्क फ्री कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट सेविंग अकाउंट का पैसा भी अगर बहुत डिटेल में जाए तो समझ में आता है कि वो भी रिस्क फ्री नहीं है। हाँ, कंपैरेटिवली रिस्क उसमें बहुत कम है, बट रिस्क फ्री वो भी नहीं है। तो अगर मैं कोई भी रिटर्न ऐसा टारगेट कर रहा हूँ जो मुझे 3.5% से ज्यादा देता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क है। उसको मिनिमाइज करने के तरीके होते हैं, और मिनिमाइज जी। करने के तरीके है कि मुझे कुछ चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा पहले इन्वेस्टमेंट करने से। मैं सीधा ब्लाइंडली जाके, अच्छा मुझे मेरे पास 30 लाख रुपए है, मैं डेट फंड में डाल देता हूँ, मैं ऐसे जाके नहीं कर सकता। मुझे कहीं ना कहीं डेट फंड की कैटेगरीज को समझ के, उसके क्या पॉइंटर्स होते हैं उनको चेकलिस्ट करके ही मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिसमें कुछ चीजें नोटिस करने वाली, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि पहली चीज तो है क्रेडिट रेटिंग्स। जिस भी फंड को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट रेटिंग्स चेक करिए, और बहुत आसान है। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा होता है कि ट्रिपल ए कितने हैं, कितना परसेंट ट्रिपल ए में है, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। जितनी अच्छी रेटिंग हो, रिटर्न चाहे कम दे बट सिक्योरिटी ज्यादा देगा, वो आपको सेफ्टी ज्यादा देगा, कुशन ज्यादा देगा। तो वहां पे डिफॉल्ट के चांसेस, चाहे वो प्रिंसिपल डिफॉल्ट हो, प्रिंसिपल पे डिफॉल्ट हो या इंटरेस्ट पे हो, वो कम से कम होगा अगर रेटिंग अच्छी है। तो मैं रिटर्न को टारगेट ना करते हुए मैं इसको थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करके, कि मैं पहले ये देखूं कि उनका रेटिंग्स कैसे हैं। रेटिंग्स अच्छे हैं और कंपनीज अच्छी हैं जिनके पेपर्स उन्होंने खरीदे हुए हैं या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। पहली चीज क्रेडिट रेटिंग। दूसरा, इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट का क्या ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो मुझे उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे कि वो उससे इन्वर्सली रिलेटेड हो। इसे ऐसे मान के चलते हैं, जैसे अभी पिछले कुछ साल, पिछले 2 सालों में सिंस बेल आउट पैकेजेस आ रहे थे, आरबीआई बहुत लीनियंट था, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रिवाइव करना था, तो इंटरेस्ट रेट को घटाया जा रहा था। उस टाइम पे मैं फ्लोटिंग रेट फंड्स में नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो मेरा रिटर्न भी गिरेगा। तो मुझे उन डेट फंड्स में जाना है जहां पे इसको इन्वर्सली इफेक्ट करता हो, जैसे बॉन्ड फंड्स हो गए, जहां पे इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से बॉन्ड का प्राइस महंगा हो जाता है, उनका रिटर्न बढ़ जाता है। अब जैसे धीरे धीरे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो अब मुझे फ्लोटिंग में जाना चाहिए या इनकम फंड्स में जाना चाहिए, जो कि सिंक में चलते हैं विद द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मैं कभी भी काउंटर में नहीं जा सकता इंटरेस्ट रेट के, और अगर मैं काउंटर में जा रहा हूं तो मेरे को कैटेगरी सही डिफाइन करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट जो है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि मेरा टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्ट करने का, कि वो पैसा जो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ डेट फंड्स के अंदर, उसका टेन्योर क्या है। क्या वो 1 दिन का पैसा है, 1 महीने का है, 1 साल का है, 3 साल का है। क्योंकि जब तक आपको टाइम होराइजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैटेगरी सही नहीं अपने लिए चूज कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन होता ही आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पे। तो अगर आपका पैसा ऐसा है जो आपको 6 महीने में जरूरत पड़ सकती है, और आपने उसको उठा के लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में डाल दिया जिसमें अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी 1 साल 1.5 साल होती है, और आपने पैसा बीच में निकालना है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, हो सकता है नेगेटिव। ये ऐसा नहीं है डेट फंड्स नेगेटिव रिटर्न नहीं देते, थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न डेट फंड में भी आ जाता है बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट हो गया, इंटरेस्ट नहीं आया, तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा है, और ये डिटेल बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है पहले वो इक्विटी कैटेगरी मैनेज करता था, अब उसको यहाँ पर डेट में शिफ्ट कर दिया, एक्सपीरियंस है नहीं उसके पास उस डोमेन का, और ठीक है वो धक्का मारने वाली बात चल रही है। क्या उसको अच्छा एक टाइम हो चुका है डेट फंड्स, डेट कैटेगरी को मैनेज करते हुए, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है उसकी, किस तरीके के उसने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। उस बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे डेट फंड की किस कैटेगरी, किस फंड मैनेजर के साथ जाना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट Excellent. और जो मेरे को, जो मैं शेयर करना चाह रहा था, इनफैक्ट ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड्स में, और डेट फंड्स का लॉन्ग टर्म माना जाता है 3 साल प्लस, मतलब फर्स्ट 3 इयर्स इट इज शॉर्ट टर्म, जैसे ही 3 साल क्रॉस होते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना शुरू हो जाता है। और डेट फंड्स के अंदर एडवांटेज ये है कि अगर आप कंपेयर करके देखें, अगर एफडी में पैसा डालते हैं 3 साल या 3 साल से ज्यादा, और डेट फंड में डालते हैं, तो दोनों के रिटर्न्स में पोस्ट टैक्स जमीन आसमान का फर्क आता है। बिकॉज एफडी के अंदर हमेशा आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। डेट फंड्स के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जहां पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो सीआईआई टेबल हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, उसके बेसिस पे आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके, और टैक्स में आपको काफी एफिशिएंसी मिलती है उसके अंदर।
तो अगर मैं मोटा मोटा अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने देखा है और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस मैंने देखा है, जहां आप 30% एफडी में देते हो वहां पे ये रिटर्न आपका घट के ऑलमोस्ट 13-14% पे आ जाता है। और कुछ केसेस में जहां Okay. और लंबे टाइम के लिए डेट फंड को होल्ड किया तो मैंने 5-6% का भी टैक्स देखा है। मतलब 30% वर्सेस 14% इज सब्सटैंशियल डिफरेंस। एब्सोल्युटली। तो आपका रिटर्न ही उतना इम्प्रूव हो गया, लगभग 1 से 1.5% जी आपका रिटर्न इम्प्रूव हो गया। बिल्कुल हो गया। तो वो क्लाइंट जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत एग्रेसिव नहीं है, जिनको सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल चाहिए, जिनको अपना कुछ पैसा अपने कॉर्पस का सेफ रख के लिक्विड रखना है, वो डेट कैटेगरी में जा सकते, डेट फंड्स में जा सकते हैं। और अगर उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करके चलते हैं, 3 साल या 3 साल से ज्यादा, जनरली मैंने देखा है एफडीज में इससे ज्यादा लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्टेड रहता है। अगर आप एफडी से इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत फर्क आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में सिमिलर है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ एडवांटेज ये होती है कि और ये काफी लोग जानते भी होंगे, सबने फेस किया होगा भी आईटीआर फाइल करते हुए, एफडी में अगर इंटरेस्ट नहीं भी आया है, सिर्फ अक्रू हुआ है, दिख रहा है कि हाँ इंटरेस्ट आया है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड, डेट फंड्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आया, आपने सेल नहीं किया, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपको टैक्स तभी देना है जब आप उसको रिडीम करेंगे। जब एक्चुअली आपको वो अकाउंट में है। एब्सोल्युटली। आई विल ओपन द सेशन टू क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस, लेकिन उससे पहले आई विल टेक 30 सेकेंड्स। आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस, आप प्लीज एक बार चैट में देखेंगे तो मैंने वैल्यू टॉक्स के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है। आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस, Jitendra Chaudhary is a part of the Telegram group and our panel expert. He has been a part of our organization for last 10+ years. आप इनसे और अपने क्वेश्चंस वहां भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने YouTube चैनल ऑफ वैल्यू टॉक्स का ग्रुप भी डाला है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ जितेंद्र की भी पिछली 3-4 टॉक्स हैं और इसके अलावा भी वहाँ इस वक्त में 34-35 टॉक्स के वीडियोस हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने अपनी टॉक्स को वहाँ पे देख सकते हैं। आई वुड नाउ ओपन द टॉक टू क्वेश्चंस फ्रॉम मेरी रिक्वेस्ट, जो भी पूछना चाहते हैं please raise your hands and we will start. We will accordingly write questions. Harpreet Manchanda, sir, please ask your question, sir. Yes, sir. Mr. Jitendra, I just wanted to ask you, I am presently 44 years. Is it a right time to start NPS one for myself, let's say targeting till the age of 60, and my wife who is 38 and a separate NPS for her? Is this the right age and time to invest or in NPS, or should we go in for some other method of investment or probably security? So beauty about this NPS product is one, it gives you additional tax saving. So tax saving के पर्पज से तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि मुझे 50,000 रुपए का एडिशनल 80 CCD के अंदर बेनिफिट लेना है, तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए भी कर सकते हैं। वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। टिल द टाइम यू आर नॉट 60, उससे पहले आप कभी भी एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि आप उससे पेंशन क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हाँ, करना चाहते हैं। दो पर्सपेक्टिव है कि एक तो टैक्स सेविंग करनी, आई वांट टू क्रिएट द पेंशन आल्सो, तो करिए सर। मतलब ऐसा 44 या 38 की एज से उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। आप उसको किसी भी एज पे स्टार्ट करिए और उसको कंटिन्यू करिए। एडिशनल टैक्स सेविंग भी मिलेगी 50,000 रुपए की, और आपका एक कॉर्पस भी बिल्ड होगा एनपीएस के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। Manu, please ask your question. Oh, sorry. Hi Jitendra, thank you for the wonderful talk. Thank you, sir. I'm 50 years old and I've just retired 2-3 months back. Okay, sir. And I'm pretty novice in all these financial matters. Sir. So my basic question to you is, if I have to divide this corpus that I have received on retirement, what percentages would you recommend in various categories that you mentioned during your talk? Like gold, property, etc. How should I divide it? Broad percentages. So broadly speaking, say if you have 100 rupees, I don't know what is the corpus that you want to invest, so I'll assume it is 100 rupees, and you can kind of inflate it as per your total corpus value. So और एक चीज और क्लियर करिए, what is the time horizon you are looking to invest into? मतलब कितने टाइम तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं या बिल्कुल लिक्विड रखना है?
See, I have some major financial commitments for next 5 years. Okay. After that, I have no financial commitments. After that, I'm okay. So if I in your place with a corpus and my age 50, I would keep 30% into equity, around 50% into debt and debt related instruments. वो अलग अलग हो सकते हैं, डेट फंड भी हो सकता है, एफडीज भी हो सकती हैं. अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है जैसे पीपीएफ है या कुछ और है तो उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं. साथ में Okay. बाकी बचाओ 20% आप स्प्लिट कर सकते हैं. जो 10% आप रखिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर और 10% गोल्ड के अंदर डाल सकते हैं. ये बड़ा ना बेसिक सा देखिए मैंने आपको जवाब दिया है, बट इसका क्या होता है. Absolutely. तो 30% में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, सिंस मेरा कमिटमेंट है जहाँ की मुझे 5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ सकती है. तो 30% ही मैं एग्रेसिव रखूंगा, बाकी सारा सिक्योर रखने की कोशिश करूंगा विद आइडिया टू बीट ओनली इन्फ्लेशन, नॉट टारगेटिंग हायर रिटर्न बट ओनली बीटिंग इन्फ्लेशन. कि 6-7% 8% आ जाए, आई एम बेटर ऑफ. Okay. Thank you so much. Thank you very much. प्लेजर. Manu sir, I hope you're a part of the Telegram group. आप वहाँ पर join करके and we can patch you up with Jitendra if you need to have a more personalized discussion with him. And since you have just retired, let me share with everyone here the link of the retirement workshop which we had done on Value Talks. Meanwhile, अगर और किसी के कोई questions हैं, they can raise their hands. And मैं उस particular video को share कर देता हूँ, which was the workshop, especially for people who are retiring. रविंद्र जी, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए. Well, Jitendra ji, as we see, we talk of debt investments and all. GPF, or in army parlance, we call it DSOP fund. Is that not the best debt investment for a serving officer? Sir, it is, but not everyone would have that option of investing into DSOP. So anyone who's not a Fauji has to find out other options which are good enough. And other thing is, you can't invest everything into a single asset class. मतलब आप सारा कुछ DSOP के अंदर डाल के नहीं रख सकते. तो थोड़ा बहुत पैसा कुछ जी. नहीं, that I agree. But when we are talking of debt funds, तो मेरा सिर्फ ये कंपैरिजन मैं आपसे चाहता हूँ कि when we talk of a mutual fund towards the debt side, so is DSOP not a good option to go with? It is a good option, sir. It is a good option. आप उसमें इन्वेस्ट करते ही हैं, मतलब रेगुलरली रिलीजियसली उसमें पैसा जाता ही है. बट उसके अलावा क्या, जब ये सवाल आता है कि अच्छा DSOP में चला गया, अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास और पैसा है सेव करने के लिए, then you look at these other asset classes. That I agree. Okay, thank you so much. Sure. Sudeep Sharma, please. Hi, good evening, Jitendra ji. Sir, good A lovely talk from on our debt fund. मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे. I want to know one thing कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट के बताएंगे तो should I go lump sum amount or monthly investment? Which one will you suggest? सर देखिए, डेट फंड के अंदर आप दोनों कर सकते हैं, इक्विटी फंड के अंदर भी आप दोनों कर सकते हैं. बट इक्विटी में सजेस्टेड ये किया जाता है क्योंकि वॉलेटाइल होते हैं तो डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाता है वैल्यूएशन, तो उसको जितना स्कैटर्ड और स्प्रेड आउट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, यानी टुकड़ों में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. डेट में आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, लमसम है, आप एक साथ कर सकते हैं तो डेट में करिए. डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, क्योंकि वो उसके वैल्यूएशन डेली बेसिस पे ऊपर नीचे नहीं जाते मार्केट के साथ. इक्विटी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाता है और आजकल वैसे ही काफी आप न्यूज के बेसिस पे और इवेंट्स के बेसिस पे मार्केट वॉलेटाइल है, तो इक्विटी में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए लमसम, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि मार्केट टैंक करा हुआ है और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे चीजें मिल रही है. तो इक्विटी के लिए सजेस्टेड है कि टुकड़ों में करिए, मंथली करिए या स्प्रेड ओवर करिए. डेट के अंदर आप लमसम मंथली कैसे भी कर सकते हैं. Okay, thank you. Thanks a lot. Pleasure. Ravinder sir, please. Jitendra ji, one more query. What is the best way to avoid brokerages when we are investing into mutual funds? Loadings वगैरह कैसे avoid करने के लिए, which route should we take? सर डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए. Okay. खुद जाके इन्वेस्ट करिए. आजकल तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप जाके कभी भी बाय सेल कुछ भी कर सकते हैं. बट सजेशन ये रहता है कि समझ के करिए, थोड़ा सा डिटेल में जाइए, प्रोडक्ट को समझिए, वेन्यू को समझिए,
इन्वेस्टमेंट को समझिए, उसके बाद करिए, क्योंकि कई बार ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हमें जी लगता है कि वो 1-1.5-2% बचा के हमें बहुत फायदा होगा, बट मैंने देखा है कि वो 1-2% के चक्कर में लाखों का नुकसान भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कोई समझाने बताने वाला नहीं होता है। देयर इज नो वन नहीं हु कैन होता। होल्ड योर हैंड एंड टेल यू व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो वहां पे थोड़ा हो सकता है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो डायरेक्ट जाके करिए, ब्रोकरेज बच जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। सर प्लेजर। I think people are through with their questions, और तो कोई लग नहीं रहा है जो पूछना चाहते हैं। मिस्टर प्रीतम इज रेजिंग हिज हैंड। Sir, please, sir. Kindly ask your question, Preetham, sir. So good evening, sir. This is Preeta. Actually, I have a query. I don't have a huge corpus fund, but I do have from my savings, which I have in around 10 lakhs, which I would like to. So, which are the debt funds where we can invest so that in the maybe in our next 3 or 4 years or 5 years, I can grow it into a good value so that I can do some other, like buy a real estate or something. To get into this, there are different categories. If your time horizon is like 3 years, short-term debt funds is a very good category to be in. And in fact, looking at the interest rate now and supposed to be increasing going forward, short-term is a good category to be in. So HDFC. So if you ask me the names, then I can give you the names like HDFC short-term is a good fund. There's a short-term fund by ICICI Prudential, which is another good fund. So there are lot many funds in the category. So that category you can target for a time horizon of 2 to 3 years. And if you want more details, you can get in touch with us, and then we can share a list of suggested funds which you can invest into. Sure, sir. I'll get in touch. I am in the Telegram channel. I'll Sure. get in touch with you, sir. Sure, ma'am. Sure. Okay. Thank you so much, ma'am. Anyone else? We'll take one last question if anyone else has a question. Rajat Mishra, sir, please. Good evening. I just Good wanted to know, when we are selecting a fund, what are the criteria to be checked in that fund? Like most of the people say, look for a period of 5 years performance and things like that. So what is the main maybe 2 or 3 things to be looked into that fund? So for equity funds, there's a separate list or checklist. For debt funds, there's a separate checklist. If we look at equity funds, and if I talk about myself as an expert, I look at lot many things apart from the rate of return. So past performance is past performance. What we need to look at is what are the future projections and future expectations from that fund and fund manager. तो इक्विटी फंड के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट कंपनीज आर दे इन्वेस्टिंग इनटू, what has been the performance of the fund manager, has he been able to create some kind of a return which is over and above the market returns, जिसको अल्फा कहते हैं. तो अगर अल्फा जनरेट कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, अगर मार्केट का ही रिटर्न आपको परोस के दे रहा है तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है. सो कैटेगरी का रिटर्न देखना बहुत जरूरी है, बेंचमार्क का रिटर्न देखना जरूरी है, पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन देखना जरूरी है कि कितना कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है और किस तरीके की कंपनीज में. उसके अलावा काफी सारी रेशियोज हैं, शार्प रेशियो हो गई, बीटा हो गया, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है इक्विटी के केस में. तो हम एज एन एक्सपर्ट हम तो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे कि पिछले 5 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न देख के वो इन्वेस्ट करते हैं. बट व्हेन वी गेट इनटू दीज इक्विटी फंड्स, वी हैव अ कंप्लीट चेकलिस्ट, मतलब तकरीबन 17-18 चीजें जो हम लोग चेक करके तब उसको अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में डालते हैं. वहीं अगर डेट फंड्स की बात करें तो वहां पे देखने वाली चीजें सबसे पहले, जो मैंने अभी भी बोला थोड़ी देर पहले, कि जो हमें कंसिडर करना चाहिए सबसे पहले तो क्रेडिट रेटिंग क्या है. तो अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, पेपर अच्छे उठा रखे हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फंड अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान नहीं देगा. उसके अलावा हमें ये देखना है कि जिस कैटेगरी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे एक्ट करता है. इज इट कोरिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट और इज इट इनवर्सली रिलेटेड, मतलब साथ में चलता है या अगेंस्ट में चलता है.
तो अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो मैं उस डेट फंड में नहीं जाऊंगा जो उसके साथ चल रहा है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो मेरा भी रिटर्न घटेगा। तो मेरे को उसके अगेंस्ट वाली, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड वाली कैटेगरी में जाना चाहिए। तो ये चीजें देखना जरूरी है। उसके अलावा फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो डेट को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, क्या उसका पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट जो परफॉर्मेंस है, जो उसने जिस तरीके के फंड्स को मैनेज किया है वो अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो सब चीजें देख के फिर, और ऑब्वियसली लास्ट में रिटर्न देखना ही पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने सारी चीजों को देखा उसके बाद रिटर्न नहीं देखा, मतलब सब चीजों पे टिक लग गया और रिटर्न ही अच्छा नहीं है, रिटर्न कहीं ना कहीं लेगार्ड है या नॉन परफॉर्मिंग टाइप है, तो मैं उसको हो सकता है नहीं अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में रखूं। बट कहने का तात्पर्य है कि अगर इक्विटी फंड है तो एक अलग चेकलिस्ट होती है और डेट फंड है तो एक अलग चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। आप डेट फंड के लिए इक्विटी वाली और इक्विटी के लिए डेट फंड वाली चेकलिस्ट को नहीं यूज कर सकते, दोनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। Thank you. Pleasure. Thank you, Rajat sir, for the question and thank you Jitendra for the explanation. आगे आपके और सवालों के लिए you are welcome to join our group on Telegram. मैंने Telegram ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है। आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ ये वाली टॉक को भी हम अपलोड करेंगे। सो आपको अगर वापस से कुछ समझना है या और कोई सवाल आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम बैक टू अस अगेन। और जो हमने एक रिटायरमेंट सेमिनार, रिटायरमेंट वर्कशॉप किया था, उस टॉक का लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, which you can again view and take out your lessons which you need to take out from there. I thank Jitendra and I thank the wonderful audience for your time. Good evening. Thank you. Jai Hind. Thank you.